आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीपीसीसी 132 का यूनिट 2 का हिस्सा है जो सोशल कॉग्निशन अंडरस्टैंडिंग सोशल बिहेवियर के साथ रिलेटेड है। यानी सोशल कॉग्निशन होता क्या है और जो ये समाजी रवैया है इसको हम कैसे समझ सकते हैं। ये जो थॉट प्रोसेसेस होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं किसी के सोशल बिहेवियर में, किसी के जो सोशल कंटेक्स्ट में वो उसका तर्ज अमल होता है, उसका रवैया होता है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम सोशल कॉग्निशन को स्टडी करते हैं। और ये सोशल कॉग्निशन अंडरस्टैंडिंग सोशल बिहेवियर फर्स्ट एंड सेकेंड आपके यूनिट 2 एंड 3 का हिस्सा है जो ब्लॉक 2 में आता है और जो आपके कोर्स बीपीसीसी 132 के अंदर आता है। हमारे जो मौजूआत होंगे जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है सोशल कॉग्निशन, यानी समाजी अदराक होते क्या है। सोशल कॉग्निशन जो है उसका तस्वुर जानने की कोशिश करेंगे, उसका कंसेप्ट जानने की कोशिश करेंगे। स्कीमास स्कीमास कैसे हमारे सोशल कॉग्निशंस को चलाते हैं, हमारे सोशल थॉट प्रोसेसेस को चलाते हैं। हमारा जो ये थिंकिंग फीलिंग एक्शन का हिस्सा होता है वो स्कीमास उस पर कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। स्कीमास होते क्या है, स्कीमास की क्या क्या टाइप्स होते हैं, स्कीमास के क्या क्या असरात रहते हैं हमारे बिहेवियर पर, हमारे एक्शंस पर, हमारे थॉट प्रोसेसेस पर, या इसका इम्पैक्ट क्या रहता है हमारी सोशल इंटरेक्शन में। और जो हमारा जो सोशल थॉट प्रोसेसिंग होता है इसके अलग अलग तरीके क्या हैं, इसके अलग अलग जो मोड्स हैं वो क्या क्या है। उसके बाद हम जानेंगे कि ह्यूरिस्टिक्स जो मुतालात होते हैं, जो मेंटल शॉर्टकट्स हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी सिचुएशन, एक कम्प्लेक्स सोशल सिचुएशन में, कम्प्लेक्स सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए जो हमारे एफर्ट्स को कम करते हैं वो ह्यूरिस्टिक्स होते हैं। और सोशल कंटेक्स्ट में वो कैसे इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में जानेंगे। हम ये भी जानेंगे कि जो सोर्सेस होते हैं, जो हमारे सोशल कॉग्निशन में कुछ गलतियां होती है, जो एरर्स होते हैं वो क्यों होते हैं। हम बाज औकात हम बहुत सारे एरर्स कर जाते हैं अपने जो ये सोशल कॉग्निशन प्रोसेसेस होते हैं उसमें। वो उन चीजों के रीजंस, उन चीजों के कॉजेस, उन चीजों के सोर्सेस क्या है जिनका जो हमारे साइकोलॉजिकल फिनोमेना पे असर करता है। यानी जिस तरीके से हम इंटरेक्ट करते हैं अपनी सोशल लाइफ में, सोशल इंटरेक्शन जो हमारा होता है उसमें ये सारे फिनोमेनास कैसे काम करते हैं। पर्सन परसेप्शन यानी हम किसी शख्स को कैसे परसीव करते हैं, उसके बारे में कैसे इंप्रेशन डेवलप करते हैं, उसके ट्रेड्स जो है वो कैसे परखते हैं और उसके बारे में किस तरह का वो परसेप्शन बनाते हैं, वो चीज के बारे में जानेंगे। एट्रीब्यूशन एट्रीब्यूशन यानी जो रीजंस होते हैं, जो कॉजेज होते हैं किसी इंसान के तर्ज अमल के, किसी इंसान के रवैये के, हम उसको कैसे जज करते हैं। हम कैसे ये कह पाते हैं क्या वो कोई इंटरनल रीजन की वजह से होता है, इंसान के अपने कैरेक्टरिस्टिक की वजह से कोई एक्शन होती है, या क्या इसका वजह ये है कि कोई एक्सटर्नल रीजन है। और हम किस तरीके से जनरली जो इंसान होते हैं, जो ह्यूमंस होते हैं, उनकी साइकोलॉजी, उनका जो ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, उनका जो ये साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है, ये कैसे काम करता है कि वो कैसे किसी इंसान के बारे में एट्रीब्यूशन पैदा करते हैं, उसके बिहेवियर को जज करते हैं, उसके बिहेवियर के कॉजेस के बारे में जो है एक जजमेंट देते हैं, वैल्यूएशन देते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं हर कोई इंसान जो है एक सोशल एनिमल है, यानी जो भी चीजें हम सोचते हैं, जो फील करते हैं, या जो हमारे अमल होते हैं, जो हमारे एक्शंस होते हैं, उस उन सब चीजों का जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो या तो हम अब हमारे साथ रहता है, या हम किसी कोई भी सोशल सिचुएशन में किसी इंसान को अपने साथ इन्वॉल्व करते हैं, या कोई एक ग्रुप के साथ हम इन्वॉल्व रहते हैं। तो इन सब चीजों का, इस इंटरेक्शन का, जो एक तो हमारे सेल्फ के साथ रिलेटेड होता है, दूसरा जो हमारे सोशल इंटरेक्शन में जो लोग आते हैं उनसे रिलेटेड होता है, चाहे वो इंट्रा पर्सनल हो या फिर एक इंट्रा ग्रुप इंटरेक्शन हो, या ग्रुप टू ग्रुप इंटरेक्शन हो, विद इन ग्रुप इंटरेक्शन हो, या इंटर ग्रुप इंटरेक्शन हो। वो इंटरेक्शन या वो चीजें जो है हम जो बिहेवियर करते हैं इन सोशल कंटेक्स्ट में, उसका असर हमारे थॉट्स पर होता है, हमारे इमोशंस पर होता है, और हमारे जो एक्ट करने के तरीके हैं, जो हम एक्शंस करते हैं, बिहेवियर करते हैं, उस पर उस चीज का असर है। अब सोशल कॉग्निशन जो है, सोशल कॉग्निशन क्या क्या किन किन चीजों से बना हुआ है, या इसमें किन किन चीजों को हम स्टडी करते हैं। सोशल कॉग्निशन में हम सोशल परसेप्शन को स्टडी करते हैं, यानी हम सोसाइटी में कैसे किसी इवेंट को,
कैसे किसी सिचुएशन को, कैसे किसी इंसान को, या कैसे किसी भी एक किसी इंसान जो किसी रोल में होता है उसको कैसे परखते हैं, उसको कैसे परसीव करते हैं, उसके बारे में कैसे हम उसके बारे में कैसे एनालिसिस लगाते हैं, उसको कैसे तज्जिया करते हैं, उसको कैसे हम इंटरप्रेट करते हैं। वो सब चीजें हम सोशल कॉग्निशन में स्टडी करते हैं। सोशल मेमोरी, जो हमारी मेमोरी है उसका बहुत ज्यादा असर है हमारे सोशल इंटरेक्शन पर, हमारे सोशल एक्सपेक्टेशंस पर, हमारे सोशल बिहेवियर, सोशल जजमेंट्स पर। यानी जो हमारी सोशल मेमोरी है वो कैसे काम करती है, हम कैसे एनकोड करते हैं इंफॉर्मेशन को, हम कैसे उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं जो सोशल कंटेक्स्ट से आती है, और फिर कैसे हम उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करते हैं, या फिर वो हमें कैसे मदद करती है कि हम कोई सोशल बिहेवियर करते हैं, हम किसी के बारे में कोई जजमेंट लगाते हैं, हम किसी को इवेलुएट करते हैं सोशली, वो उस सोशल मेमोरी से कैसे उस पर इन्फ्लुएंस है। ये चीजें हम सोशल कॉग्निशन में स्टडी करते हैं। हम ये चीज स्टडी करते हैं कि हम डिसीजन मेकिंग कैसे लेते हैं, हम किसी चीज के बारे में कैसे डिसाइड करते हैं, कोई भी चीजें जो सोशल कंटेक्स्ट में हमें डिसाइड करना होता है, कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना होता है या चॉइसेस करनी होती है, वो हम कैसे करते हैं, हाउ वी डू दैट, वो सारी चीजें हम सोशल कॉग्निशन के रिसर्च के अंदर आता है, उसके अंदर जो है वो हम स्टडी करते हैं। सोशल कॉग्निशन है क्या चीज? सोशल कॉग्निशन एक ऐसा अमल है जो एक नेचुरल अमल है, जो हर किसी इंसान में होता है। इसमें वो प्रोसेसेस आते हैं जिससे हम कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमें सोशल कंटेक्स्ट में या हमारे जो सोशल सराउंडिंग्स है, जो हमारे सोशल वर्ल्ड है, वहां से जो भी हमारी इंफॉर्मेशन आती है उसको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, उसका हम कैसे एनालिसिस करते हैं, उसको हम कैसे याद रखते हैं, उस इंफॉर्मेशन को हम कैसे स्टोर करते हैं अपने पास, उसको हमने कैसे प्रोसेस करके स्टोर किया होता है, और फिर वो जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन होती है वो हम कैसे इस्तेमाल करते हैं जब हम वैसी किसी सिचुएशन में अगली बार आ जाते हैं, या हम किसी भी इवेंट के बारे में कोई भी जजमेंट लगाने की कोशिश करते हैं, या कोई भी तरीका रहता है हमारे सोशल इंटरेक्शन करने का, किसी इंसान के साथ इंटरेक्ट करने का, किसी इवेंट में इंटरेक्ट करने का, या किसी चीज के बारे में इवैल्यूएशन है, जजमेंट लगाने का। ये सारी चीजें जो होती है, जिस तरीके से इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट होती है, जिस तरीके से इंफॉर्मेशन एनालाइज होती है, जिस तरीके से याद रखता है एक इंसान, या फिर वो याद रख के कैसे इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करता है, ये सोशल कॉग्निशन की डेफिनेशन बनाती है। यानी सोशल कॉग्निशन में ये सब चीजें आती है। सोशल कॉग्निशन में हम सोशल परसेप्शन को पढ़ते हैं, सोशल मेमोरी को पढ़ते हैं, सोशल डिसीजन मेकिंग को पढ़ते हैं। ये सारी चीजें जो है ये मिलके सोशल कॉग्निशन को कंस्टिट्यूट करती है। अब सोशल कॉग्निशन जो है ये कुछ ऐसे रिसर्च क्वेश्चंस या ऐसे कोई क्वेश्चंस जो साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस है, साइकोलॉजिकल फिनोमेना से रिलेटेड है, उन क्वेश्चंस के बारे में कि कैसे हमें जवाब देती है। यानी जो सवाल होती है क्या क्या सवाल पूछती है, जो इसकी स्टडी होती है सोशल कॉग्निशन की। हम अपनी समाजिक दुनिया में जो मालूमात होती है, इस ये जो इंफॉर्मेशन का फ्लो आता रहता है, कंटिन्यूअसली आता रहता है, चाहे आप क्लासरूम में बैठे हो, चाहे आप शॉपिंग कर रहे हो, चाहे आप गाड़ी चला रहे हो, चाहे आप जहाज में बैठे हो, चाहे आप अपनी फैमिली में बैठे हो, या चाहे आप किसी फंक्शन में बैठे हो, चाहे आप कोई इवेंट जो है आप उस फंक्शन में इनवाइटेड हो, उस फंक्शन के पार्टिसिपेंट हो, तो वो सारी चीजें, तो वो जो सारी इंफॉर्मेशन हमारे सोशल सराउंडिंग से आती है, दूसरे लोगों से आ रही होती है, दूसरे ग्रुप से आ रही होती है, क्लोज एसोसिएट से आ रही होती है, वो इंफॉर्मेशन हम कैसे रजिस्टर करते हैं, उसको हम कैसे पहले रजिस्टर करते हैं, फिर कैसे उसकी एनकोडिंग करते हैं, यानी उसको समझते हैं, प्रोसेस करते हैं, फिर कैसे उसको क्लासिफाई करते हैं, हम उसका जखीरा कैसे करते हैं, स्टोर कैसे रखते हैं, और जो ये स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है, जो रजिस्टर हो गई, जो एनकोड हो गई, जिसकी एक क्लासिफिकेशन बन गई हमारे अंदर, कुछ कंसेप्ट्स, कुछ कैटेगरीज बन गए हमारे कॉग्निशंस के अंदर, उसके बाद वो जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है वो कैसे हम दूसरी बार, अगली बार इस्तेमाल करेंगे, वो सब सवाल इसमें इसमें आता है। जो जो भी इसमें जो भी स्टडीज होती है, जो भी रिसर्च होती है, वो इस तरह के सवाल को स्टडी करते हैं, इस तरह के फिनोमेना को स्टडी करते हैं। हम ये इसमें स्टडी करते हैं कि हम एक इंसान का तासुर कैसे बनाते हैं, यानी उसका इंप्रेशन, किसी दूसरे इंसान का इंप्रेशन हम कैसे बनाते हैं, यानी उसके बारे में जो हम जजमेंट लगाते हैं, वैल्यूएशन लगाते हैं, वो कैसे बनता है, वो कैसे चेंज होता है, उसमें क्या क्या चीजें जो होती है वो इन्फ्लुएंस करती है, क्या वो इवेंट से रिलेटेड होती है या वो उस इंसान के कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड होती है।
वो सब चीजें। और हम ये जानते हैं कि कोई भी अगर तर्ज अमल होता है, कोई भी सोशल बिहेवियर अगर होता है, अगर कोई भी प्रेजुडिस्ड बिहेवियर करता है, कोई भी कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है या कोई भी किसी की हेल्प करता है, तो उसके क्या रीजंस बनते हैं और उसकी इब्तिदा जो है, उसके कंसिक्वेंसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, और कंसिक्वेंसेस के बेसिस पर वो बिहेवियर्स कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं। और हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारी जो भी प्रोसेसिंग होती है, जो ये थॉट्स प्रोसेस होते हैं, क्या ये बायस्ड होते हैं? क्या हर कोई इंसान साइंटिफिकली सोचता है, या इंसान में जो कॉमन सेंस रीजनिंग है वो किस हद तक अनबायस्ड होती है, यानी उसमें कोई बायसनेस नहीं होती है। ये देखा गया है कि उसमें कितना बायस है, उस बायस को समझा गया है, और ये सारी स्टडीज सोशल कॉग्निशन के रिसर्च के अंदर हुई है। अब सोशल कॉग्निशन को कौन चलाता है? ये इंफॉर्मेशन जो होती है, ये कैसे एनालाइज होती है, कैसे फिर इंटरप्रेट होती है, कैसे फिर स्टोर होती है, और फिर कैसे यूटिलाइज होती है, इस सब का असर जो होता है वो स्कीमास से होता है। स्कीमास होते क्या है? ये जो यूनिट्स होते हैं ना, जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जो हमारे अंदर कुछ नॉलेज के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जो हमारे अंदर कुछ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जो हमें एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, जो हमारे अंदर एक ऐसे एक्सपेक्टेशंस को क्रिएट करते हैं जिससे हम ये प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि ये पर्सन क्या हो सकता है, ये पर्सन का नेचर क्या हो सकता है, ये इवेंट का क्या नेचर हो सकता है, ये इवेंट किस तरह का हो सकता है, या ये इंसान जिस रोल में है वो रोल क्या हो सकता है। यानी हम चीजों के बारे में प्रेडिक्शंस लगाते हैं। उससे क्या होता है? उससे जो हमारे एफर्ट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, यानी हम कम इंफॉर्मेशन को लेके, ताकि हमारा जो कॉग्निटिव रिसोर्सेज है, हमें ज्यादा कॉग्निटिव एफर्ट्स लगाने की जरूरत ना पड़े, इसके लिए हमारे अंदर जो होते हैं, हमारी जो प्रोसेसिंग होती है इंफॉर्मेशन की, जो हमारे ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ऐसे नॉलेज स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जो ऑलरेडी हमारे अंदर एक ऐसे फ्रेमवर्क्स क्रिएट करते हैं, ऐसे एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करते हैं सोशल वर्ल्ड के बारे में, जिससे हम हर किसी इंफॉर्मेशन, जो भी सोशल इंफॉर्मेशन आती है, उसको हमने पहले ही क्लासिफाई किया होता है, पहले ही हमने उसको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में अंडरस्टैंड किया हुआ होता है। और जब ये अंडरस्टैंडिंग हो गई होती है इंसान के अंदर, तो उसकी वजह से उसका जो नेक्स्ट टाइम जो उसका एक्सपीरियंस रहेगा वो इजीली फैसिलिटेट हो जाएगा। अब ये देखा गया है कि जो भी हम जो तजुर्बात होते हैं लोगों के बारे में, किरदारों के बारे में, उसूलों के बारे में, उन वाकयात के बारे में, जो भी इल्म पैदा होता है वो हमारे कॉग्निटिव स्ट्रक्चर से बनता है, और ये हमारे अंदर खुद ही एक्टिवेट हो जाता है। यानी जब भी हम किसी सोशल सिचुएशन में आते हैं, जब भी हम कोई इंटरेक्शन कर रहे होते हैं या कोई एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं अपने सोशल सराउंडिंग्स में, अपने सोशल कंटेक्स्ट में, तो हमारे अंदर ये स्ट्रक्चर्स, ये कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स, ये नॉलेज स्ट्रक्चर्स बिल्ड हो रहे होते हैं, और ये बिल्ड होने के बाद ये खुद ही एक्टिवेट हो जाते हैं, बिल्कुल एक विदाउट एनी कॉन्शियस एफर्ट, जहाँ पे बिल्कुल कोई कॉन्शियस एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सबकॉन्शियसली एक्टिवेट हो जाते हैं। और आपका जो तर्ज अमल होता है, जो एक इंसान का बिहेवियर होता है, वो अकॉर्डिंगली बिहेव करता है, उसके लिए वो आसान हो जाता है कि वो उस सिचुएशन में जो रिक्वायर्ड बिहेवियर होगा, एक्सपेक्टेड बिहेवियर होगा, वो दे पाएगा कम एफर्ट्स के तौर पर। अब स्कीमास बहुत ही हेल्प करते हैं हमारे में, यानी हमारे एफर्ट्स को कम करने की कोशिश करते हैं। जो हमारा ये साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है, जो हमें सिखाता है कि हमें कैसे बिहेव करना है, जिसको हम स्कीमास कहते हैं, ये हमारे इन कॉग्निटिव एफर्ट्स को, इन साइकोलॉजिकल एफर्ट्स को जो है ईज आउट करता है, बहुत ही आसान कर देता है, ताकि अगली बार जब हम फिर से उस इंसान से मिले, फिर से उस सिचुएशन में आ जाए, फिर से उस रोल में आ जाए, हमारा जो बिहेवियर हो, हमारा जो एफर्ट्स हो, वो कम लगे। तो जो स्कीमास होते हैं वो सिर्फ हमें किसी सिचुएशन को अच्छी तरह से उसकी एक्सप्लिसिट इलस्ट्रेशन नहीं देता, बल्कि ये चीज भी कि हम किसी चीज के बारे में क्या इन्फ्रेंस डेवलप करेंगे, हम उसको कैसे उसके उसके बारे में कोई कंक्लूजन लगाएंगे, उसके बारे में कोई जजमेंट देंगे, कैसे एजम्पशंस बनाएंगे अपने अंदर, क्योंकि एजम्पशंस हमें हेल्प करते हैं, वो हमारे बिहेवियर को, हमारे एफर्ट्स को फैसिलिटेट करते हैं, वो ईज करते हैं हमारे एफर्ट्स को। तो ये चीज सिर्फ हमें उस सिचुएशन को समझने में मदद नहीं करते हैं,
हैं। जो स्कीमास होते हैं, जो ये नॉलेज स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो ये कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, जब ये एक ऐसी एक्सपेक्टेशंस हमारे अंदर क्रिएट करते हैं तो उसकी वजह से हम इजीली इन्फर कर पाते हैं, हम कुछ assumptions बिल्ड कर पाते हैं किसी भी सिचुएशन के बारे में, किसी भी इंसान के बारे में। और इससे हमें सिर्फ समझ ही नहीं आता है बल्कि हमारे एफर्ट्स जो अगली बार होते हैं वो बहुत ईज आउट हो जाते हैं। यानी जो भी मालूमात के बारे में नतीजा हम अख्ज़ करते हैं वो सिर्फ उस चीज की रहनुमाई नहीं करता है बल्कि किसी खास सूरत हाल में जो हमारे लिए इंफॉर्मेशन होती है वो हर बार कंप्लीटली अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन हमारे अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स, नॉलेज स्ट्रक्चर्स बिल्ड हो गए होते हैं, हमारे अंदर कुछ स्कीमास बिल्ड हो गए होते हैं जो हमें इस सिचुएशन में इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है। अब स्कीमास जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं? वो पर्सन स्कीमास हो सकते हैं, वो सेल्फ स्कीमास हो सकते हैं, वो ग्रुप स्कीमास हो सकते हैं, रोल स्कीमास हो सकते हैं, या किसी इवेंट के बारे में स्कीमास हो सकते हैं। अब पर्सन स्कीमा क्या है? पर्सन स्कीमा ये है कि जिससे हम अलग अलग शख्सियतों को क्लासिफाई कर पाते हैं। यानी कितनी सारी शख्सियतें जो है हमारे सोशल सराउंडिंग्स में होती है, हमारे सोशल वर्ल्ड में होती है, जिनके साथ हमें इंटरेक्ट करना पड़ता है। जब हमने ऑलरेडी एक क्लासिफिकेशन बनाई, जैसे हमने कहा कि ये इंसान बड़ा मिलनसार है, बहुत ही फ्रेंडली है, तो हम जब भी किसी इंसान के साथ इंटरेक्ट करते हैं हम उसको क्लासिफाई इसी कैटेगरी के अंडर डाल देते हैं, यानी ये मिलनसार है। उसके बाद हम कुछ बाकी जो इसके साथ रिलेटेड स्कीमास हो जाते हैं, जैसे अगर ये मिलनसार है तो ये एक्सट्रोवर्ट भी होगा, तो ये हेल्पिंग भी होगा, तो ये जो होगा, ये बंदा जो होगा ये बहुत ही काफी हैप्पी इंसान भी होगा, ये काफी जो होगा इसके साथ बात करना बहुत अच्छा होगा। यानी बहुत सारी और ट्रेड्स जो है वो उसके साथ लिंक हो जाती है। तो इस तरीके से हम क्लासिफिकेशंस बिल्ड करते हैं, हम कुछ यूनिवर्सल क्लासिफिकेशंस बिल्ड करते हैं, जैसे एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, पीसफुल इंसान है, मिलनसार इंसान है, काफी सीरियस है, काफी ओबीडियंट है, काफी मेहनती इंसान है। तो उसके बारे में जब ये चीज क्लासिफिकेशन बन जाती है किसी इंसान के बारे में, तो उसके साथ जो एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे या ट्रेड्स होंगे वो खुद ही एक्टिवेट हो जाएंगे और हम उस इंसान के बारे में कुछ चीजें जो है वो प्रेडिक्ट कर पाते हैं, और उस इंसान के साथ इंटरेक्ट करना जो होता है वो हमारे लिए आसान हो जाता है। इसी तरीके से हमारे सेल्फ स्कीमास होते हैं। जो सेल्फ स्कीमास होते हैं वो हमें खुद के बारे में होते हैं, यानी जो हमने अपने बारे में कुछ नॉलेज होती है, जो हमारे अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होती है कि हम क्या हैं। क्या मैं एक ओबीडियंट इंसान हूँ? क्या मैं एक डोमिनेंट इंसान हूँ? क्या मैं एक हेल्पफुल इंसान हूँ? या क्या मैं एक सीरियस किस्म का बंदा हूँ? क्या मैं एक एटिकेट्स वाला इंसान हूँ? ये सब चीजें जो होती है, ये सब ट्रेड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैं अपने बारे में बनाती हूँ वो सेल्फ स्कीमा से रिलेटेड होती है। यानी जो भी हमारा कोर होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट का, यानी जो हमारी सेल्फ आइडेंटिटी, सेल्फ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होता है वो सेल्फ स्कीमास ही बनाते हैं। अब अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग सियाक व सबाक जो होते हैं, जो अलग अलग कंटेक्स्ट होते हैं, उनमें हमारे अलग अलग स्कीमास होते हैं, अलग अलग स्कीमास एक्टिवेट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑफिस जाते हैं तो वहां पे आपका जो रोल होता है उसके हिसाब से काम करते हैं। अगर आपके रोल के हिसाब से आपको काफी डोमिनेंट बनना पड़ता है, आपको लीडरशिप स्किल्स आप में होती है, आप काफी वो डिक्टेटिंग इंसान है, आपका एटीट्यूड जो होता है वो काफी ज्यादा हाई रहता है, तो वो चीज। लेकिन जब आप घर पहुंचते हैं तो आपका जो रोल है वो डिफरेंट होता है और वहां पे अलग स्कीमास एक्टिवेट हो जाएंगे, वहां पे डिफरेंट स्कीमास आप अपने बारे में एक्टिवेट करोगे और ये खुद सबकॉन्शियसली ही एक्टिवेट हो जाते हैं जस्ट अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन, क्योंकि ये स्कीमा पहले ही बन चुका होता है उसके बारे में, फिर ये खुद से ही सबकॉन्शियसली ही विदाउट एनी एफर्ट हमें एक्टिवेट हो जाता है। और जब मैं घर पहुंच जाती हूँ वहां मैं अकॉर्डिंगली बिहेव करती हूँ, क्योंकि वहां मैं एक ओबीडियंट इंसान हूँ, वहां मुझे काफी सप्रेसिव बनना पड़ता है, वहां पे मुझे काफी जो है लोगों की खिदमत करनी पड़ती है। तो ये अलग अलग स्कीमास अलग अलग जगहों पे मैं अपने बारे में ही जो है एक्टिवेट कर लूंगी, लेकिन ये सब चीजें सबकॉन्शियसली हो जाता है। ग्रुप स्कीमास यानी जो हम अलग अलग ग्रुप्स के बारे में कुछ तसव्वुरात रखते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, जो ऑलरेडी जब हमारी सोशलाइजेशन
इंटरेक्शन हो रही होती है, जब हम खुद किसी ग्रुप का हिस्सा होते हैं, किसी फैमिली का हिस्सा होते हैं, किसी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का हिस्सा होता है, तब हमने कुछ जो होते हैं नॉलेज स्ट्रक्चर्स बिल्ड किए होते हैं किसी भी ग्रुप के बारे में, किसी भी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन से जो बिलोंग करते हैं उन इंसानों के बारे में, या जिनकी लैंग्वेज अलग होती है, जिनकी कास्ट अलग होती है, जिनकी इथनिसिटी अलग होती है, उनके बारे में कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने अपने दिमाग में रखे, अपनी नॉलेज में स्टोर करके रखे हैं, प्रोसेस करके रखे हैं, तो वैसे ही वो एक्टिवेट हो जाएंगे जब मैं उस तरीके के इंसान से मिलूंगी जो मैंने ऑलरेडी उसके बारे में स्टीरियोटाइप्स बिल्ड किए हैं, मैं वैसे ही उस इंसान के साथ इंटरेक्ट करूंगी। अगर मैं प्रेजुडिस्ड हूं उस इंसान के बारे में, देन आई विल डिस्क्रिमिनेट विद दिस पर्सन। और ये चीजें जो होती है सबकॉन्शियसली मोस्टली होती है। कभी कभी इंसान जो होता है वो कॉन्शियसली ये चीज डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहता है, पर चूंकि उसके अंदर स्कीमा बन चुके होते हैं, कोई भी क्यू आ जाता है, कोई भी ऐसा कोई एनवायरमेंटल क्यू, ऐसा कोई सोशल क्यू आ जाता है, उसका ये स्टीरियोटाइप एक्टिवेट हो जाता है, उसका ये ग्रुप स्कीमा एक्टिवेट हो जाता है और वो उस इंसान के साथ डिस्क्रिमिनेट करने लगता है। तो ये चीज है, इस वजह से हमारे प्रेजुडिसेस, स्टीरियोटाइप्स, वो डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर्स वो जो होता है वो आ जाता है। इसी तरीके से रोल स्कीमास यानी कि अलग अलग रोल्स, अलग अलग जो भी हम रोल प्ले करते हैं किसी ग्रुप का हिस्सा बनने के बाद, अगर हम ग्रुप के मेंबर हैं तो हमारा जो काम होता है इस ग्रुप में, उसके हिसाब से हमारा एक रोल दिया गया होता है। अगर हम एचआर मैनेजर हैं, हम ग्रुप के जो है लीडर हैं, हम ग्रुप में जो है वो कोई एक सेक्शन, अकाउंट सेक्शन चला रहे हैं, कोई सेक्शन चला रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमारी बिहेवियर भी होगा, क्योंकि ये खुद से ही एक्टिवेट हो जाएगा। जब आपको ये काम दिया जाएगा ग्रुप में एंड यू विल वर्क अकॉर्डिंगली, आपके जो स्कीमास होंगे वो अंदर से बिल्ड हो रहे होंगे और उसी हिसाब से आप काम करोगे। और फिर इन रोल्स को समझना, रोल्स जब आप किसी ऐसे इंसान से मिलेंगे जो उस पर्टिकुलर रोल में होता है, तो खुद ही ये स्कीमा एक्टिवेट हो जाएगा और आपके एक्सपेक्टेशंस खुद बिल्ड हो जाएंगे। जैसे अगर आप उस्ताद से मिलते हैं, टीचर से मिलते हैं, तो टीचर से ये है कि टीचर के बारे सामने आपको ऐसे बिहेव करना, आपको एटिकेट्स दिखाने, आपको ओबीडियंट होना है, आपको टीचर का समझना है, आपका क्लासरूम बिहेवियर जो है वो टीचर के सामने डिफरेंट होगा कंपेयर टू अ पर्सन जो आपका फ्रेंड होगा, जो आपका क्लासमेट होगा। तो इस तरीके से आपका ये रोल स्कीमा एक्टिवेट हो जाएगा। और मोस्टली ये भी सबकॉन्शियसली ही एक्टिवेट होता है, इसमें भी आप कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं लगाते हैं। इसी तरीके से इवेंट्स के बारे में कुछ स्कीमास बनते हैं, यानी कोई भी फंक्शन हो, कोई भी इवेंट हो, उसके बारे में आपकी पहले ही कोई नॉलेज स्ट्रक्चर बिल्ड हो गया होता है, जो आप सोशलाइजेशन के तौर पर सीखते हैं, अपनी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर सीखते हैं। तो वो सीखने के बाद आप कुछ उसके बारे में कोई एक्सपेक्टेशन रखते हैं। फिर जब आपको किसी ऐसे इवेंट के बारे में बोला जाता है, आप इसके बारे में बात कीजिए या आप इस इवेंट का हिस्सा बनिए, तो वो खुद ही वो स्कीमास जो है वो खुद ही एक्टिवेट हो जाएंगे और आपका रवैया जो होगा उसी तरीके का होगा जो आप इस इवेंट के बारे में जानते हैं। जैसे क्लासरूम बिहेवियर जो होता है वो इंडियन कंटेक्स्ट में अलग है, इन द वेस्टर्न कंटेक्स्ट क्लासरूम बिहेवियर इज डिफरेंट। तो वहां पे वो स्कीमास जो है वो ऑलरेडी आपके बारे में बिल्ड हो चुके हैं, आपने कुछ एक्सपीरियंस किया है, आपने कोई इंफॉर्मेशन ली है, कोई इंफॉर्मेशन आपके जो मेमोरी है उसमें स्टोर्ड है, फिर आप उसी को यूटिलाइज कर रहे हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये इंफॉर्मेशन जो होती है ये यूटिलाइज हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है सबकॉन्शियसली, जिनको हम स्कीमास कहते हैं। और ये स्कीमास हमारे सोशल कॉग्निशन का बड़ा एक हिस्सा बनाते हैं। अब स्कीमास जो होते हैं इनके बड़े असरात रहते हैं हमारे सोशल इंटरेक्शन पर, हमारे सोशल बिहेवियर पर, यानी हम कैसे रजिस्टर करेंगे, कैसे दर्जाबंदी करेंगे, यानी कैसे ऑर्गेनाइज्ड वे में हमारी जो दुनिया की नॉलेज है, जो वर्ल्ड की नॉलेज है, वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखेंगे, उनको कैसे अलग अलग कैटेगरीज में रखेंगे, कैसे अलग अलग कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, हम कैसे उस इंफॉर्मेशन को फिर कॉम्प्रिहेंड करेंगे, उसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, उसको कैसे हम बाजियाफ्त यानी उसको कैसे हम रिट्रीव करेंगे उस इंफॉर्मेशन को, वो सब स्कीमास जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। अब स्कीमास जो होते हैं ये थियरी ड्रिवन होते हैं। थियरी ड्रिवन मीन्स कि ये पहले ही बिल्ड हो चुके होते हैं हमारे अंदर, मीन्स कि जब ये ऑलरेडी बिल्ड अप है तो जो इंफॉर्मेशन अब अवेलेबल है, चाहे वो इन स्कीमास के इनकंसिस्टेंट है, यानी स्कीमा से रिलेट नहीं हो रही है, स्कीमा से अपोज कर रही है, इसके कंट्रास्ट में हो, तब भी हम हमारे स्कीमास के हिसाब से ही हमारा बिहेवियर होगा, क्योंकि ये स्कीमास जो होते हैं ये अवेलेबल इंफॉर्मेशन को नहीं देखते हैं, ये हमारे बिहेवियर को ऐसे इन्फ्लुएंस करते हैं जो ऑलरेडी एक थियरी बेस्ड होती
होती है, एक थेरी बेस बन जाती है, एक थेरेटिकल स्कीमेटिक थेरी जो होती है वो बिल्ड हो जाती है, और वही थेरी हमें चला रही होती है। वो ऑलरेडी हमारे अंदर जो है वो थेरीज बिल्ड हो चुकी होती है, और उन्हीं थेरीज के बेसिस पर हमारा बिहेवियर जो होता है वो जो है वो अमल में आ जाता है। तो अवेलेबल इंफॉर्मेशन का ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं रहता है। और जो मेमोरी है, स्कीमास का हमारी मेमोरी पर बहुत इन्फ्लुएंस है, क्योंकि जो हमारी मेमोरी है वो रिकंस्ट्रक्टिव है। कभी कभी कोई चीज जो होती है वो भूल जाती है, फॉरगेट हो जाती है, लेकिन अगर उस इवेंट के बारे में या कोई भी चीज जिसको हम मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं उसके बारे में अगर हमारे पास ऑलरेडी स्कीमास है, उसके बारे में हमने ऑलरेडी कोई नॉलेज स्ट्रक्चर्स बिल्ड किए हुए हैं, तो वो खुद ही फिल हो जाते हैं। जो मिसिंग लिंक्स होती है या जो मिसिंग गैप्स होती है हमारी मेमोरी में, वो खुद ही हमारे स्कीमास फिल करने लगते हैं। या फिर जो चीजें ऑलरेडी हमारे स्कीमास में होती है उसको मेमोराइज करना हमारे लिए आसान हो जाता है। और जो स्कीमास होते हैं इसका काफी इम्पैक्ट है हमारे, जो भी हम इन्फ्लुएंसेस लगाते हैं या जो भी जिस तरीके से हम जज करते हैं सोशल इंटरेक्शन में, उसका उस पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। और जो स्कीमास का इम्पैक्ट होता है सोशल जजमेंट्स पर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ऑलरेडी जो होते हैं ये चीजें हमारे अंदर ऑलरेडी डेवलप्ड होते हैं, हमारे अंदर ऑलरेडी इंक्लूड हो जाती है, खुद से ही एक्टिवेट होके हमारे सोशल जजमेंट्स पर असर करते हैं। और ये सबकॉन्शियसली हो रहा होता है, जो रिसर्च में ऑलरेडी स्टडी किया गया है कि जो लोग होते हैं और उन्हें कुछ क्यूज दिए गए होते हैं, और वो क्यूज जो होते हैं वो सबलिमिनली उन्होंने परसीव किए होते हैं। सबलिमिनली मीन्स कि वो कॉन्शियसली वो परसीव नहीं करते, बस कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए वो क्यू जो होता है उनके सामने दिखाया गया होता है, और वो क्यू जो है वो उनके स्कीमास को ट्रिगर करता है। जब वो उनके स्कीमास को ट्रिगर करता है, वो उसी हिसाब से जो उनका स्कीमा बना होता है उसी हिसाब से सोशल जजमेंट्स देने लगते हैं। स्कीमास का हमारे सोशल जजमेंट्स पर बहुत असर है। सोशल इंटरेक्शंस मींस कि जो जैसे हम इवेंट्स के बारे में कोई स्कीमा बनाया हुआ है, कोई रोल के बारे में कोई स्कीमा बनाया, किसी ग्रुप के बारे में स्कीमा बनाया हुआ है, तो जो हमारी सोशल इंटरेक्शन होगी वो फैसिलिटेट हो जाएगी, वो ईज हो जाएगी। तो स्कीमास बनना बहुत जरूरी है। स्कीमास जो होते हैं ये इंटीग्रेटेड होते हैं और स्टेबल होते हैं, यानी ये जल्दी चेंज नहीं होते हैं, दो दे आर स्टेबल। ये जब बनते हैं, जब ये चीजें बनते हैं, जब ये स्कीमास, ये नॉलेज स्ट्रक्चर्स बनते हैं, किसी हद तक ये रिलेटिवली स्टेबल होते हैं, यानी इनको चेंज करना फिर आसान नहीं होता है। इनको चेंज करने में काफी सारे एफर्ट्स लगते हैं, काफी सारी कोचिंग की जरूरत है, काफी सारी और इंफॉर्मेशन की जरूरत है, काफी सारी वो जो कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग है, रीबिल्डिंग है, उसकी जरूरत है, उसमें बहुत सारे एफर्ट्स की जरूरत होती है। ये कुछ कंपोनेंट से बनी होती है स्कीमास। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप प्रेजुडिस या स्टीरियोटाइप बनाया हुआ है किसी ग्रुप के बारे में, तो उसके साथ बहुत कंपोनेंट्स लिंक्ड होंगे। उनके बात करने का ढंग, उस ग्रुप के जो है पहनने का ढंग के बारे में कुछ प्रेजुडिसेस होंगे, उस ग्रुप के जो मॉरल बिहेवियर्स होंगे उनके बारे में कुछ प्रेजुडिसेस होंगे, उस बिहेवियर के जो जनरल बाकी सारे सोशल बिहेवियर्स होंगे उसके बारे में कुछ प्रेजुडिसेस होंगे। ये सारे कंपोनेंट्स इस पर्टिकुलर स्टीरियोटाइप को बिल्ड करेंगे। फिर ऐसा कुछ हो जाता है, रिसर्च में देखा गया है कि जब एक कंपोनेंट एक्टिवेट हो जाता है तो ये सारा पूरे का पूरा होल स्कीमा जो है ये खुद से एक्टिवेट हो जाता है। ये खुद से जो है हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने लगता है, हमारे जजमेंट्स को इन्फ्लुएंस करने लगता है, हमारे सोशल परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करने लगता है, हमारी जो सोशल मेमोरी होती है उस पर असर करने लगता है। अब जो थॉट प्रोसेसिंग होती है, यानी जो भी जिस तरीके से हम जो हमारी समाजी सोच होती है, या जो थॉट प्रोसेसेस होते हैं, ये जो इंफॉर्मेशन आती है इसको हम कैसे प्रोसेस करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे इसको जो है एक किस अंदाज में पीसमील तरीके से किस तरीके से इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, इसको क्लासिफाई करने की, इसको इंटरप्रेट करने की, इसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं। इसके कुछ मॉडल्स दिए गए हैं। जो पहला मॉडल है वो है कंटिन्यूअम मॉडल ऑफ प्रोसेसिंग। जो कंटिन्यूअम मॉडल ऑफ प्रोसेसिंग है, ये मॉडल जो है ये दिया गया है फिस्के एंड न्यूबर्ग इन 1990। इन्होंने कुछ अपने तजवीज पेश की, इन्होंने कुछ अपने नजरियात पेश किए। इन्होंने कहा कि जो हमारी जो समाजी मालूमात होती है, जो सोशल इंफॉर्मेशन होती है, ये कैसे प्रोसेस होती है, ये एक कंटिन्यूम पे चलती है। कंटिन्यूम मींस कि ये डिस्क्रीट नहीं है।
कभी कभी इसी इंफॉर्मेशन को आप स्कीमेटिकली प्रोसेस करेंगे, या कभी कभी इस इंफॉर्मेशन को आप डेटा ड्राइवन तरीके से प्रोसेस करेंगे। स्कीमेटिक मींस कि जो स्कीमा बने हुए हैं ना वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएंगे, और आप उस इंफॉर्मेशन को आप इस सिचुएशन में कुछ परसीव करेंगे, कोई इवैल्यूएशन देंगे, कोई जजमेंट देंगे, डिसीजन मेकिंग करेंगे। लेकिन ये कैसे हो जाएगा? ये स्कीमेटिक प्रोसेसिंग के बेसिस पर हो जाएगी, यानी इसमें आप ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। आप ज्यादा सोच नहीं रहे, आप इंफॉर्मेशन को एनालाइज नहीं कर रहे हैं, आप अलग अलग जो डायमेंशंस है इस सिचुएशन के, इस पर्सन के, इस प्रॉब्लम के नहीं देख रहे हो। आपके जो स्कीमास बने हैं वो खुद से ही एक्टिवेट होके आपको ये जजमेंट देने पर फैसिलिटेट करते हैं। इस जजमेंट को देने पर आप मजबूर हो जाते हैं, और ये बिल्कुल एफर्टलेसली हो जाता है, इसमें कोई कॉन्शियस थॉट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो डेटा ड्राइवन प्रोसेसिंग होता है, डेटा ड्राइवन प्रोसेसिंग यानी जब आपके पास इंफॉर्मेशन कम होती है, कोई स्कीमा जो होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं, या स्कीमास जो होते हैं वो बने नहीं होते इस चीज के बारे में, या बिल्कुल दे आर नॉट कंप्लीट स्कीमास जो इस चीज को पूरी तरीके से जो है इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, और यहाँ पे भी आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है जो आप एफर्टलेसली उस चीज को इवैल्यूएट करेंगे। तो वहां पे आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन पे आप जो है फोकस करने की कोशिश करते हैं, अलग अलग जो डेटा मिल रहा है आपको, जो सिचुएशन से जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन आ रही है, उन सारे डायमेंशंस को आप एनालाइज कर रहे हैं, और आप एक बहुत ही एक जो है एक वो एफर्टफुल, एक केयरफुल इवैल्यूएशन पर आ जाते हैं, एक केयरफुल जो है डिसीजन मेकिंग करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज द कंटिन्यूअम मॉडल। लेकिन ये चीज जो होती है कंटिन्यूअम पे चलती है, कहते हैं ये दो चीजें डिस्क्रीट नहीं है, ये दो चीजें एक ही स्केल पे चलता है, एक ही कंटिन्यूअम पे चलता है, और कभी कभी हम इसी इंफॉर्मेशन की स्कीमेटिक प्रोसेसिंग करते हैं, और कभी कभी इसी इंफॉर्मेशन की हम डेटा ड्राइवन प्रोसेसिंग करते हैं, जब हम इस पे बहुत ही अटेंटिव हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा इस पे फोकस करते हैं, और अलग अलग जो डायमेंशन है प्रॉब्लम के, सिचुएशन के, इवेंट के, पर्सन की, वो सब लेने की कोशिश करते हैं। एक और जो मॉडल दिया गया है वो है ऑटोमेटिक वर्सेस कंट्रोल प्रोसेसिंग। ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग क्या होता है, और कंट्रोल प्रोसेसिंग जो है वो क्या होता है। जो डिवाइन थे उन्होंने 1989 में उन्होंने कहा कि इंसान जो होता है वो दो तरीकों से जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिलती है, जो भी इंफॉर्मेशन जो वो एक्सपीरियंस करता है, जो वैल्यूबल इंफॉर्मेशन को वो रजिस्टर करता है अपने सेंसेस से, अलग अलग तरीकों से, फिर उसके बारे में जो एनकोडिंग होती है, फिर वो कैसे वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो जाती है, वो या तो बिल्कुल एक पर्पसफुल वे में हो जाती है, ऑर्गेनाइज्ड एक लॉजिकल मैनर में, कभी कभी हम रीजनिंग का इस्तेमाल करते हैं, एक हाईली पर्पसफुल मैनर में हम किसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं। उस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को हम जो है कंट्रोल प्रोसेसिंग कहते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी हम ज्यादा क्विकली प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन को, एक इंट्यूटिव वे में, एक स्पॉन्टेनियस वे में, उस अंदाज में जहां पे हमारे पास टाइम नहीं होता है, जहां पे हम क्विकली उस इंफॉर्मेशन को, हम उसमें एफर्ट्स डालना नहीं चाहते, या हमारे पास इतने रिसोर्सेज है नहीं कि हम उस पर एफर्ट्स लगाएं। तो वहां पे जो वो स्पॉन्टेनियस अप्रोच रहता है, वो इंट्यूटिव किस्म का अप्रोच रहता है, एक क्विक एफर्टलेस अप्रोच रहता है, बिल्कुल एक पर्पसलेस होता है, वो ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग कहलाता है। और ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग और जो कंट्रोल प्रोसेसिंग है, इनकी वजह से देखा गया है कि जो ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग होती है, इसकी वजह से हमारे बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसपे यही रिसर्च हो गई है कि सबकॉन्शियसली बिल्कुल ये एक्टिवेट हो जाता है, और हमारे जो डिस्क्रिमिनेशन है, हमारे जो प्रेजुडिसेस है वो स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि मोस्टली जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो कॉग्निटिव माइजर्स बनते हैं लोग, जो लोग ऑल्दो ये प्रोसेस इसलिए है ताकि हमारे जो रिसोर्सेज है वो बच जाए, हमें जो है ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन कभी कभी ये प्रोसेसिंग हम ऐसी सिचुएशंस में लगाते हैं जहां पे हम प्रेजुडिस क्रिएट करते हैं, जहां पे जो लोग होते हैं वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जहां पे लोग जो है वो स्टीरियोटाइप्स जो होते हैं वो बन जाते हैं, या उसके बेसिस पे वो काम करने लगते हैं। तो ये प्रोसेसिंग जो है इसको बहुत देखा गया है, इसको बहुत स्टडी किया गया है सोशल कॉग्निशन में। तो कभी कभी जो इंसान होते हैं वो
ऑल दो जो भी इंफॉर्मेशन आती है हम उस पर बड़े फोकस्ड होते हैं, बड़े ही एक लॉजिकल मैनर में उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और बड़े पर्पसफुल मैनर में उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभी ये जो सोशल सराउंडिंग्स होती है, कभी कभी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन एक साथ आ रही होती है, बहुत एक डाइवर्स वेज से कम्प्लेक्स मैनर में आ रही होती है। तो तब जो है आप किस तरीके से उस वहां पे आप कैसे प्रोसेस करेंगे, वहां पे आप कैसे कोई डिसीजन बनाएंगे, कैसे कोई डिसीजन मेकिंग करेंगे, कैसे उस चीज को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो वहां पे कभी कभी हम शॉर्टकट्स लगाते हैं, हम एक ऑटोमेटिक, एक रैपिड, एक स्पॉन्टेनियस और एक एफर्टलेस, एक पर्पसलेस मैनर से जो है फैसला करते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मोस्टली जो ह्यूरिस्टिक्स यूज किए जाते हैं वो है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स। वैलिडिटी ह्यूरिस्टिक्स यानी जो भी कोई भी, अगर ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन अगर इसके बारे में कोई स्कीमा बिल्ड है या जो इससे रिलेटेड कोई स्कीमा है, वो एक्टिवेट होके आपको इस पर्टिकुलर सिचुएशन या पर्टिकुलर पर्सन के बारे में आपको जो है जजमेंट करने पर फैसिलिटेट करेगा, आपके एफर्ट्स को कम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्लैक पीपल के बारे में कोई ऑलरेडी स्टीरियोटाइप बिल्ड कर चुके हैं, फेरिकल्स के बारे में, नेग्रोस के बारे में, उसके बाद जब वो स्कीमास जो ऑलरेडी बन चुके हैं आप में, उसके बाद जब आप कभी कभी किसी भी ऐसे ब्लैक पर्सन के साथ मीट हो जाते हैं या आप उसको एनकाउंटर करते हैं, तो जल्दी से, क्योंकि आपने ऑलरेडी किसी ब्लैक पीपल की जो स्टीरियोटाइप्स है या उनके साथ उन जो आपने क्रिमिनल्स को देखा होगा जो मोस्टली ब्लैक होते हैं, उसके बारे में आपने कोई एक ऐसा बिल्कुल एक ऐसा कैटेगराइज किया हुआ है या एक ऐसा स्टीरियोटाइप बिल्ड किया हुआ है, तो वो इजीली अवेलेबल हो जाता है और आप उस इंसान के साथ भी वैसे ही इंटरेक्ट करने लगते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द थिंग कि वो इंसान है क्या, उस इंसान की पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या आप जानते नहीं है, उस इंसान, वो इंसान जिस सिचुएशन में है, क्या सिचुएशन का कोई इन्फ्लुएंस है, वो भी आप जानने की कोशिश नहीं करते हैं यहाँ पे। अब सीधे ही अपनी अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स जो आपकी ये स्कीमा बन चुके हैं, वो ही आप इस्तेमाल करने की कोशिश करते हो, बेसिस पे आप एक शॉर्टकट लगा देते हैं एंड यू स्टार्ट डिस्क्रिमिनेटिंग विद द पर्सन। इसी तरीके से नुमाइंदगी ह्यूरिस्टिक्स या रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक्स, कभी कभी किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई आवाज सुनी, जो आवाज जो है जहाज की आवाज से मिलती है, तो आप ये जजमेंट या ये एजम्पशन या ये इन्फ्लुएंस लगाने की कोशिश करते हैं, आप ये लगाते हैं कि शायद जहाज का, ये जहाज चल रहा है, जहाज उड़ रहा है आसमान में। तो आप ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऑल्दो आपने देखा नहीं, आपके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है, आपने इस चीज को चेक नहीं किया, क्या ये जहाज ही उड़ रहा है आसमान पे? बिल्कुल भी नहीं। क्या आपको किसी ने बताया कि ये एरिया जो है यहाँ से जहाज उड़ रहा है? आप ये भी नहीं जानते, लेकिन आपने ये आवाज जो सुनी जहाज की, इसके बेसिस पे, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल है, आपके पास एक टिपिकल एग्जाम्पल है, जो ये आवाज है ये जहाज के साथ रिलेटेड, आप ये बताते हैं कि ये जहाज चल रहा है, इरिस्पेक्ट ऑफ द थिंग कि आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे जो है फैलेसीज क्रिएट हो जाती है, यहाँ पे जो है एरर्स हो जाता है कभी कभी। लेकिन ये ह्यूरिस्टिक्स हमें बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि हर किसी इंफॉर्मेशन को एफर्ट देना, हर किसी इंफॉर्मेशन को एक बिल्कुल वो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, एक एफर्टफुल मैनर में, एक बिल्कुल जहाँ पे आप बहुत ही पर्पसली सोचते हैं, केयरफुल वे में कर फोकस करते हैं, जहाँ पे आपको बहुत एफर्ट्स की जरूरत पड़ती है, उससे आपको ये बचाता है। ये ह्यूरिस्टिक चूंकि आपने ऑलरेडी बिल्ड किया हुआ है, आप में ऑलरेडी ये स्कीमास बिल्ड हुए हैं, आप भी ह्यूरिस्टिक्स का इस्तेमाल करके ईज आउट कर देते हैं अपने बारे में। आप जो है सोचना नहीं चाहते, ज्यादा सोचना नहीं चाहते, आप एक कॉग्निटिव माइजर बन जाते हैं एंड यू जस्ट, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता है, आपका जो आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो रैपिड होता है, उस टाइम वो स्पॉन्टेनियस होता है, तो वहां पे आप ये ह्यूरिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। और जो ज्यादा फ्रीक्वेंटली हम ह्यूरिस्टिक्स इस्तेमाल करते हैं वो है एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट ह्यूरिस्टिक्स। एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट ह्यूरिस्टिक, फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कोई पूछे कि दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी है, तो you don't know the approximate number, but you want to answer the question, you want to reach the approximate answer। तो आप क्या करते हैं, आप जैसे कश्मीर के रहने वाले हैं, तो आप ये सोचते हैं कि कश्मीर से दिल्ली का एरिया कितना ज्यादा है या कितना कम है, उसके बारे में एक एंकर लगा देते हैं।
जब एंकर लग गया, फिर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली जो है वो कश्मीर से इतने किलोमीटर्स जो है वो कम है, और दिल्ली में जो होता है वहाँ वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कितनी डेंस है, यहाँ पे डेंसिटी कितनी है। कोई एक एंकर लगा के फिर आप उसको एडजस्टमेंट उधर उधर कम या ज्यादा करके आप एक अप्रोक्सीमेट नंबर पर पहुंच जाते हैं। जैसे आप जानते हैं कि यहाँ की पॉपुलेशन 2 करोड़ है, तो 2 करोड़ से आप वहां की पॉपुलेशन को आप यू कैन अप्रोक्सीमेटली रीच द आंसर टू दैट क्वेश्चन कि वहां की जो पॉपुलेशन होगी वो कितनी होगी। या आप वैसे एंकर लगा के फिर एडजस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं, और आप इस आंसर इस कंटेक्स्ट में जो है एक डिसीजन देने की कोशिश करते हैं, इसको अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये चीज अच्छे से होने नहीं वाली है, बिकॉज यू डोंट हैव द वैल्यूबल इंफॉर्मेशन, बट यू हैव द वैल्यूबल स्कीम्स, बट यू हैव द अवेलेबल नॉलेज स्ट्रक्चर्स, बट यू हैव द अवेलेबल जो एक्सपेक्टेशंस है। तो वो चीज के बेसिस पर आप किसी दूसरे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वहां पे हम एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट ह्यूरिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। एक मेंटल शॉर्टकट होता है जो कभी कभी हमें इन सिचुएशन से बचाता है, इन सिचुएशंस में जो है हमारी जो है मदद करता है। इसी तरीके से एरर्स होते हैं। एरर्स क्यों होते हैं सोशल कॉग्निशन में? क्योंकि कॉग्निटिव एक्सपीरियंशियल सेल्फ थ्योरी ये कहती है कि जो समाजी सूरत हाल का अंदाजा होता है, कभी कभी हम जो मंद की सोच होती है, जो लॉजिकल सोच होती है, उसके बेसिस पे नहीं करते, बल्कि जो इंट्यूटिव है या जो हमारी ऑलरेडी स्पॉन्टेनियस सोच है उसके बेसिस पर करते हैं। कोई भी जजमेंट, कोई भी एनालिसिस, कोई भी तरीके का जो है हमारा इवैल्यूएशन देते हैं। दूसरी ये चीज कि कभी कभी हम अटेंशन जो है वो इनकंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन को दे रहे होते हैं। कभी हम क्यों गलत हमारे थॉट प्रोसेसेस क्यों गलत हो जाते हैं, या कभी कभी क्यों एरर्स करते हैं। प्रेजुडिसेस जो होते हैं मोस्टली एरर्स के बेसिस पर होते हैं। वो इस बेसिस पर है कि हम जो है हम ये एक्सपीरियंशियल सेल्फ थ्योरी के बेसिस पर, यानी जो हमने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया हुआ है, जो ऑलरेडी हमारे स्कीमास, इंट्यूटिव, स्पॉन्टेनियस जो भी थॉट्स है, वो उनके बेसिस पर वो हमें फैसिलिटेट करते हैं ये एरर्स करने पर। या कभी कभी हम अटेंशन इनकंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन को देते हैं, यानी हम उस चीज को अटेंड करते हैं जो इनकंसिस्टेंट होती है, या जो उस सिचुएशन के साथ मिलती नहीं है लेकिन हमारे स्कीमास के साथ मैच कर जाती है, एंड वहां भी हम एरर्स कर जाते हैं। या नेगेटिविटी बायस का इस्तेमाल करते हैं, या प्लानिंग फैलेसीज हो जाती है। कभी कभी ज्यादा सोचने से भी, जो हम ज्यादा एनालिसिस करते हैं किसी चीज की, तो वहां पे भी हम एरर्स कर जाते हैं, कोई कुछ डिसीजन लेने में, कोई किसी चीज को परसीव करने में, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को इवैल्यूएट करने में, या काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग हो जाती है कभी कभी। या कभी कभी जो होती है एक मैजिकल थिंकिंग प्रोसेसेस आ जाते हैं। मैजिकल थिंकिंग प्रोसेसेस क्या है कि ये लॉ ऑफ सिमिलैरिटी या लॉ ऑफ कंटैजियन के बेसिस पर होते हैं। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी मींस कि अगर हम देखते हैं कि कोई दो चीजें सिमिलर है, अगर ये चीज ऐसी है, अगर ब्लैक पीपल जो है, अगर ये एक ऐसा प्रेजुडिस बना हुआ है कि ब्लैक पीपल जो है वो सारे जो होते हैं दे आर क्रिमिनल्स, and when you see a black person, you just try to avoid the person because you feel that the person, this is the law of similarity. Law of contagion, law of contagion means जब दो चीजें एक साथ बैठी होगी या दो चीजें क्लोज एसोसिएशन में होंगी, अगर आपने देखा कि कोई क्रिमिनल है, उसके साथ कोई बात कर रहा है, या उसका कोई फ्रेंड है, तो वो प्रॉपर्टीज आप उसके फ्रेंड को एसोसिएट कर जाते हैं। ये एक एरर हो जाता है जिसको हम लॉ ऑफ कंटैजियन कहते हैं, जो एक नेचुरल हमारे साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म में होता है। और ये साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म तो इसलिए होता है कि हमारे एफर्ट्स कम हो जाए, हमारे रिसोर्सेज जो है वो कम इस्तेमाल हो जाए, या वो हमारे एफर्ट्स को ईज आउट कर ले, हमारे लिए इजी बनाए। लेकिन ये चीजें जो होती है, जो ये इस तरीके के प्रोसेसेस होते हैं, ये कभी कभी हमसे फेलासीज क्रिएट करती है, कभी कभी हमसे एरर्स हो जाते हैं, और हमारी जो सोशल कॉग्निशन है उसमें हम एरर्स कर जाते हैं, और जो हमारे सोशल इंटरेक्शन, सोशल बिहेवियर्स हो जाते हैं, वो बिल्कुल इसी एरर के बेसिस पर हो जाते हैं। और ये देखा गया है कि जो लोग होते हैं वो एक दूसरे के बारे में कुछ परसेप्शंस बनाते हैं, यानी कुछ इन्फ्लुएंसेस लगाते हैं, कुछ असम्पशंस लगाते हैं।
तो ये assumptions, ये इन्फ्लुएंसेस वो क्यों लगाते हैं, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को कैसे रजिस्टर करते हैं, कैसे कैसे इस इन्फॉर्मेशन को एनकोड करते हैं, फिर किसी इंसान के बारे में कोई तशखीस पैदा करते हैं, कोई परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो स्टडीज की गई है पर्सन परसेप्शन में, वो है इम्प्रेशन फॉर्मेशन, कि हम कैसे इम्प्रेशन बनाते हैं। ये जो इम्प्रेशन मैनेजमेंट है वो कैसे हो सकती है, या किसी इंसान को जो है हम कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कैसे उसके बारे में एक लाइकलीहुड डेवलप कर सकते हैं, कैसे उसके बारे में एक फेवरेबल एटीट्यूड जो है उसके उसके अंदर पैदा कर सकते हैं अपने बारे में। ये चीजें, ये तरीके, ये कैसे होते हैं, ये प्रोसेसेस असल में, ये इंप्रेशन फॉर्मेशन के प्रोसेसेस होते क्या है। देखा गया है कि इंप्रेशन फॉर्मेशन जो होती है इसमें ट्रेड सेंट्रलिटी का कंसेप्ट है, यानी कोई ट्रेड्स जो होती है, एक पर्टिकुलर ट्रेड जो होता है उसका एक सेंट्रलिटी वैल्यू होता है। यानी अगर हम कहेंगे किसी इंसान को ये एक्सट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट होना, या दूसरा एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक लगा देंगे कि ये पोलाइट है, एक्सट्रोवर्ट का जो सेंट्रलिटी वैल्यू होगा वो ज्यादा होगा देन द पोलाइट, क्योंकि एक्सट्रोवर्ट जब वो होगा मीन्स कि उसके साथ बहुत सारे कैरेक्टर्स उसके अंदर जो है हम उसके साथ एसोसिएट करेंगे। हम कहेंगे कि अगर ये एक्सट्रोवर्ट है तो फिर इसके तो नेटवर्क्स होंगे बहुत सारे, इसके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, वार्म होगा, ही विल बी वेरी फ्रेंडली, ही विल बी वेरी हेल्पिंग, ही विल बी वेरी सक्सेसफुल पर्सन, he will be humorous person, he will be popular among others। तो वो चीजें हम उसके बारे में बनाएंगे, यानी इसका जो सेंट्रलिटी वैल्यू है इस पर्टिकुलर ट्रेड का, इस पर्टिकुलर एक खुसूसियत, इस पर्टिकुलर एक कैरेक्टरिस्टिक का बहुत ज्यादा वैल्यू है कंपेयर टू एक दूसरे ट्रेड्स। जैसे मैंने कहा पोलाइट का उतना सेंट्रलिटी वैल्यू नहीं है दैन द बीइंग एन एक्सट्रोवर्ट। इसी तरीके से सोलोमन एश ने स्टडी की थी कि कुछ खसलतें जो होती है, कुछ खुसूसियात जो होती है वो ज्यादा अहम होती है किसी दूसरे खुसूसियात से, और इन खुसूसियात जो होते हैं, ये जो अहम खुसूसियात होते हैं जिनका बहुत ज्यादा ये वैल्यू होता है, इसका असर इंप्रेशन फॉर्मेशन पर होता है। यानी इससे हम दूसरे इंसान का जो है वो इंप्रेशन बना लेते हैं अपने अंदर। सोलोमन एश ने 1946 में इंप्रेशन फॉर्मेशन की स्टडीज की थी। उन्होंने अलग अलग से ग्रुप्स बनाए, रिसर्च पार्टिसिपेंट्स रखे, दो ग्रुप्स में उनको डिवाइड किया रिसर्च पार्टिसिपेंट्स को, फिर उन दोनों ग्रुप्स को एक लिस्ट दिया ट्रेड्स का, जिसमें जो 7 ट्रेड्स थे। तो 7 ट्रेड्स एक को भी मिले पढ़ने को, दूसरे को भी 7 ट्रेड्स मिले, लेकिन सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट था। एक लिस्ट में वार्म इंक्लूडेड था, दूसरे लिस्ट में जो है कोल्ड इंक्लूडेड था। यानी वहां पे भी वो इंटेलिजेंट था, स्किलफुल था, इंडस्ट्रियस था, डिटरमिन्ड था, प्रैक्टिकल था, कॉशियस था। इन एडिशन टू एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंटल जो ग्रुप था उसमें वो वार्म था, लेकिन दूसरा जो उसका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था उसमें वार्म के बदले कोल्ड रख दिया गया। तो देखा गया कि कितना इन्फ्लुएंस करेगा उन लोगों की इवैल्यूएशन पे। उनको बताया गया, चलिए आप बताइए ये इंसान जो है इसको आप एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए, इसके बारे में कुछ इसके बारे में कोई ऐसे लिख दीजिए आप कि इंसान किस तरीके का होगा। तो ये देखा गया कि जब वार्म को कोल्ड के साथ रिप्लेस किया गया, जो वार्म वाले एक्सपेरिमेंटल ग्रुप थे उन्होंने ये कहा कि ये इंसान जो है ये हैप्पी होगा, सक्सेसफुल होगा, पॉपुलर होगा, ह्यूमरस होगा। लेकिन जहां पे आपने वार्म के बदले कोल्ड लगा, सिर्फ एक ट्रेड को आपने चेंज किया, ये ट्रेड की वजह से उन्होंने कहा नहीं, अगर ये इंटेलिजेंट भी है, स्किलफुल भी है, इंडस्ट्रियस भी है, लेकिन वहां हमने कोल्ड है, तो उन्होंने कहा कि सेल्फ सेंटर्ड होगा, ये सोशिएबल होगा, हैप्पी होगा, डिटरमिन्ड भी है, प्रैक्टिकल भी है और कॉशियस भी है। सोशिएबल भी होगा, हैप्पी भी होगा, सेल्फ सेंटर्ड भी होगा। कंपेयर टू दैट तो बहुत एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ गई। सिर्फ एक ट्रेड की वजह से वो जो इवैल्यूएशन था, वो जो लोगों का जजमेंट था इस पर्टिकुलर एक इमेजिनरी पर्सन के बारे में, वो देखा गया कि बहुत ही सिग्निफिकेंटली डिफर हो गया, बहुत ही सिग्निफिकेंटली इसमें डिफरेंस आ गई सिर्फ एक ट्रेड चेंज करने की वजह से। तो ये चीज है कि जब इंप्रेशन फॉर्मेशन होता है, जब किसी के बारे में इंप्रेशन बनाते हैं, तो कुछ ट्रेड्स जो होते हैं वो ज्यादा अहमियत रखते हैं कंपेयर टू द अदर ट्रेड्स। इसके अलावा बदले जो है पोलाइट हम्बल को डाल दिया गया, वहां उनके बदले पोलाइट देखा गया, और दूसरे ग्रुप में पोलाइट नहीं था, वहां पे हम्बल डाल दिया गया था। तो कहा गया कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन कोल्ड वार्म जो है वो ज्यादा डिफरेंस बना लेता है।
तो ये चीजें हैं। या पोलाइट और होस्टाइल का इस्तेमाल किया गया। पोलाइट और होस्टाइल वाले ट्रेड्स में जो है वो ज्यादा डिफरेंस नहीं आई कंपेयर टू वार्म एंड कोल्ड। इसी तरीके से बताया गया कि कुछ ट्रेड्स की जो सेंट्रलिटी वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है और उनका इंप्रेशन फॉर्मेशन पे बहुत असर होता है। फर्स्ट इंप्रेशन क्या है? फर्स्ट इंप्रेशन जो जनरली हम देखते हैं कि हमारा जो है लोगों के बारे में इंप्रेशंस बनाते हैं और हम कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इंप्रेशन जब भी हम किसी पहले दिन कोई जॉब के लिए जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, या जो हमारा पहला दिन होता है किसी भी इंसान के साथ, तब हम बहुत ही अपना वो एक पॉजिटिव वाला जो हमारा साइड होता है पर्सनालिटी का, जो हमारे पॉजिटिव ट्रेट्स होते हैं वो हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं या उनको जाहिर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये देखा गया है ये प्राइमेसी इफेक्ट की वजह से है। प्राइमेसी इफेक्ट जो है ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें ये देखा गया है कि जो इनिशियल एक्सपीरियंसेस होती है या जो इनिशियल चीजें जो होती है, इंफॉर्मेशन जो होती है, जो पहली इंफॉर्मेशन होती है, वो ज्यादा मेमोराइज होती है कंपेयर टू द इंफॉर्मेशन दैट इज इन द मिडल और दैट इज इन द एंड। तो ये देखा गया कि प्राइमेसी इफेक्ट इज वेरी इन्फ्लुएंशियल। इसका बड़ा ही असर रहता है आपको इंप्रेशन बनाने में। यानी अगर आपका कोई इंफॉर्मेशन जो पहले ही किसी इंसान के बारे में मिली, उसके साथ इंटरेक्ट करने के बाद या उसको एनकाउंटर करने के बाद उसके साथ पहली बार आप मिले, तो जो पहली बार का जो असर होगा, जो पहली बार में आपके ट्रेड्स के बारे में जो जानकारी मिली होगी, जो इंफॉर्मेशन मिली होगी, वो ज्यादा असर रखेगी कंपेयर कि आप अगले दिन क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे। लेकिन देखा गया है कि ऐसा हर बार नहीं होता है, क्योंकि कई बार जो होता है देखा गया कि रीसेंसी इफेक्ट का भी असर होता है। रीसेंसी इफेक्ट मींस कि कभी-कभी प्राइमेसी इफेक्ट जो है इसका इन्फ्लुएंस कम हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि अगर आपको प्राइमेसी इफेक्ट के बेसिस पर या इनिशियल इंफॉर्मेशन जो है वो अच्छी मिली है, लेकिन उसके बाद टाइम गैप हो गया, वो दो इंसान जो है वो नहीं मिले या उनके बीच में जो है कांटेक्ट नहीं रहा, कम्युनिकेशन नहीं रहा या उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं रहा, तो प्राइवेसी इफेक्ट का जो असर होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन देखा गया कि फिर जो बाद में इंफॉर्मेशन आएगी, वो टाइम गैप जब रह गया, टाइम गैप के बाद इंफॉर्मेशन आ गई, कोई गलत इंफॉर्मेशन आई, सही इंफॉर्मेशन आई, उस इंफॉर्मेशन का इन्फ्लुएंस ज्यादा कंपेयर टू द प्राइवेसी इफेक्ट। ये किस चीज की वजह से? ये कम्युनिकेशन का जो गैप हो गया, जो लॉस हो गया बीच में, उसकी वजह से हो गया। तो वहां पे जो है रीसेंसी इफेक्ट का असर आ गया, यानी जो एंड पे आ गई इंफॉर्मेशन, जो एंड पे सोशल इंफॉर्मेशन मिली इस इंसान के बारे में, इस इवेंट के बारे में, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज के बारे में जो भी सोशल सराउंडिंग्स में हमें मिलती है, तो वहां पे जो है रीसेंसी इफेक्ट का इन्फ्लुएंस देखा जाता है। फिर तो ये था, दिस वाज अबाउट द इंप्रेशन फॉर्मेशन, कि हम लोगों के बारे में जो है उनको कैसे परखते हैं, उनके बारे में क्या तासुरात बनाते हैं, उनको कैसे इवैल्यूएट करते हैं, उनको कैसे अच्छा और बुरा मानने की कोशिश करते हैं, तो इंप्रेशंस कैसे बनते हैं। तो जो एक और इसमें एक फिनोमेना है जिसको स्टडी करने की जरूरत है, इसको स्टडी बहुत बहुत ज्यादा किया गया है, वो है एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन क्या होता है? एट्रीब्यूशन मीन्स जब आप किसी के वजूहात को समझने की कोशिश करते हैं, यानी किसी भी इंसान का जो बिहेवियर होता है, का जो रवैया होता है, कोई भी तर्ज अमल होता है किसी भी सोशल सिचुएशन में, आप बताते हैं क्या ये बिहेवियर जो है इसका कॉज क्या हुआ होगा, इसने ऐसा बिहेवियर क्यों किया। तो क्या ये इसकी वजूहात या इस बिहेवियर के जो रीजंस होंगे, कॉजेज होंगे, उसका जब आप अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं, या तो आप कहते हैं कि ये एक इंटरनल फैक्टर्स की वजह से हुआ, यानी जो इंसान था उसके अपने इंटरनल डिस्पोजिशन की वजह से, या तो एक्सटर्नल सिचुएशन की वजह से। तो ये इसमें बहुत सारी स्टडीज हुई है जिसमें ये जानने की कोशिश की गई है कि लोग जो होते हैं, जो जनरली ह्यूमंस होते हैं, जो साइकोलॉजिकल फिनोमेना चलता है इंसानों में, या जो सोशली वो बिहेव करते हैं, सोशल इंटरेक्शन में जब इंसान होता है, सोशल सराउंडिंग्स में होता है, वो कैसे एट्रीब्यूशन बनाते हैं। वो कब ये कहते हैं कि एट्रीब्यूशन एक इंटरनल कॉज की वजह से है, डिस्पोजिशनल रीजंस की वजह से है, और वो कब ये कहते हैं कि ये जो बिहेवियर है ये कोई एक्सटर्नल रीजंस की वजह से हो गया, कोई सिचुएशनल सर्कमस्टेंसेस की वजह से हुआ। तो मोस्टली जो होते हैं वो डिस्पोजिशनल होते हैं जब हम जजमेंट्स पे आ जाते हैं।
तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने पहले ही देखा कि इंसान जो है वो एफर्ट्स कम लगाने की कोशिश करता है, एफर्ट्स को बचाने की कोशिश करता है, इंडिविजुअली काम करने की कोशिश करता है। तो उसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा हम किसी को इंटरनली ही एट्रीब्यूट करते हैं उसके बैड बिहेवियर, नेगेटिव बिहेवियर के बारे में। क्योंकि जो नेगेटिव जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ज्यादा मेमोराइज हो जाती है कंपेयर टू द पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन। चाहे अगर आप पॉजिटिवली उस इंसान के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो कोई भी एक नेगेटिव चीज आ गई बीच में, तो वो नेगेटिव चीज जो होती है उसके बारे में उस पर ज्यादा फोकस जाता है, वो ज्यादा मेमोराइज होती है, वो ज्यादा हम उस पे जो है उसके बेसिस पर हमारे स्कीमास बनने की कोशिश करते हैं। ये नेगेटिविटी बायस जो है ये ऑलरेडी हमारे साइकोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है, जो हमारा जो साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है उसमें ऑलरेडी इनबिल्ट है। अब एट्रीब्यूशन को स्टडी किया गया था फ्रिट्ज हेडर नामी जो शख्स थे, साइकोलॉजिस्ट थे, सोशल साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने स्टडी किया कि एट्रीब्यूशन जो है वो कैसे कैसे होती है। उन्होंने कैसे इसको डिस्क्राइब, उन्होंने कहा कि जो इंसान होते हैं वो जनरली नाइव होते हैं, वो नाइव साइंटिस्ट की तरह काम करते हैं, यानी उनकी जो कॉमन सेंस रीजनिंग होती है वो उसके बेसिस पर काम करते हैं। यानी जो भी एट्रीब्यूशन रहता है किसी इंसान के बारे में, वो जनरली जो भी उसका लॉजिकल होता है, जो भी ये चीजें होती है वो बिल्कुल जो है हर किसी डायमेंशन को देखने की कोशिश करते हैं, हर किसी जो है तब जाओगे वो किसी इंसान के बारे में जो है वो एक उसको कॉजल इन्फ्लुएंस लगाते हैं, कोई असम्पशन बनाते हैं उसके बारे में, उसको एट्रीब्यूट करते हैं। अब दो तरह की एट्रीब्यूशन होती है, डिस्पोजिशनल या सिचुएशन, लेकिन अगर जो मोस्टली जो होती है वो डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन ही होती है। इसी तरीके से हमारे पास एक और मॉडल है कॉरेस्पॉन्डेंट इन्फ्लुएंस थ्योरी का। कॉरेस्पॉन्डेंट इन्फ्लुएंस थ्योरी हमें ये कहती है कि जो भी हम किसी चीज के बारे में, किसी शख्स के बारे में कोई भी एट्रीब्यूशन लगाने की कोशिश करते हैं, कॉजल एट्रीब्यूशन लगाने की कोशिश करते हैं, हम ये अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं क्या इंटरनल फैक्टर्स की वजह से हुआ या सिचुएशन रीजंस की वजह से। तो हम तीन तरह की इंफॉर्मेशन हमारे लिए जरूरी होती है। वो एक चीज ये है कि हम नॉन कॉमन इफेक्ट्स को देखते हैं, हम देखते हैं कि कौन से, अगर कोई इंसान का बिहेवियर जो है वो डिफर हो जाता है, अगर पूरी क्लासरूम जो है वो फेवर करती है किसी पर्टिकुलर टीम को, लेकिन एक बच्चा जो है वो किसी दूसरी टीम की तरफ जा रहा है, तो ये नॉन कॉमन इफेक्ट्स है, यानी यहाँ पे ये दोनों चीजें अलग अलग हो गई। तो यहाँ पे हम एट्रीब्यूशन लगाने की कोशिश करेंगे। सोशल डिजायरेबिलिटी जो थी वो किस चीज को है, यानी समाजी तौर पर आप किस चीज को ज्यादा डिजायरेबल मानते हैं, वही जो सब मेजॉरिटी पीपल फॉलो करती है वो डिजायरेबल होता है। लेकिन कभी कभी वो बिहेवियर जो होता है वो पुनिशेबल होता है, लेकिन तब भी इंसान वो बिहेवियर जो है वो मैनिफेस्ट करता है, वो दिखाता है, वैसा तर्ज अमल करता है, तो वो सोशल डिजायरेबिलिटी के बेसिस पर हम उसको कॉजल एट्रीब्यूशन लगा, हम उसके बिहेवियर को एट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं। नॉन कॉमन इफेक्ट्स को देखते हैं, सोशल डिजायरेबिलिटी को देखते हैं और देखते हैं ये बिहेवियर कितना नॉर्मेटिव था, क्या ये रूल्स के हिसाब से चल रहा था, ये बिहेवियर जो नॉर्मेटिव जो एक्सपेक्टेशंस थी या जो साइकोलॉजिकल नॉर्म्स थे, क्या उस जो एक्चुअल जो रूल था, जो प्रिंसिपल था जिसके हिसाब से इसको बिहेव करना था, इसने उसके अगेंस्ट कर दिया। तो वो नॉर्मेटिवनेस देखते हैं कि क्या थी या नहीं थी। तो ये फैक्टर्स कहीं ना कहीं तीनों चीजें जो है या तो ये सिमिलर तो नहीं होंगी हर बार, अगर ये सिमिलर होंगी तो उसके बाद जो एट्रीब्यूशन होंगी वो डिफरेंट होंगी, लेकिन अगर ये तीनों चीजें अलग अलग है तो एट्रीब्यूशन पर भी असर अलग अलग है। जैसे आपको इस तरीके से समझ आएगा, अगर आपका बिहेवियर फ्रीली चूज हो, यानी यहाँ पे जो है आपने अपनी चॉइस से किया, तो आपके जो नॉन कॉमन ये जो इफेक्ट्स थे वो नॉन कॉमन थे, यानी सबके साथ नहीं मिलते थे, जो इसका कंसिक्वेंस होता वो आपको नहीं मिलेगा, और आपकी जो सोशल डिजायरेबिलिटी थी वो लो थी। ठीक, तो तब जाके आप ये कहते हैं कि आपका जो ये जो एट्रीब्यूशन है वो आप इंटरनल डिस्पोजिशन एट्रीब्यूशन की वजह से कहते हैं। कभी कभी ये फोर्स्ड होता है, इसके इफेक्ट्स कॉमन होते हैं या इसकी जो सोशल डिजायरेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है, तब आप ये कहते हैं कि ये बिहेवियर इसकी वजह से होगा क्योंकि इसको चाहिए थी सोशल डिजायरेबिलिटी, इसको वही इफेक्ट्स चाहिए थे जो सबको मिलने थे, इसका बिहेवियर जो था कहीं ना कहीं ये नॉर्मेटिव था, कहीं ना कहीं ये नॉर्म्स रूल्स से बंधा हुआ था, तो ये बिहेवियर इसका इंटरनल की वजह से नहीं है, ये बिहेवियर इसकी सिचुएशनल इफेक्ट्स की वजह से है।
तो ये 3 प्रिंसिपल्स यहाँ पे हमें एट्रिब्यूशन को समझने में हेल्प करते हैं। तो हम 3 तरह की इंफॉर्मेशन इस चीज के बारे में, किसी इंसान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। क्या उसका बिहेवियर जो है, क्या वो फ्रीली चोजन था या वो फोर्स था, वो चीज। और ये देखने की कोशिश करते हैं क्या वो कॉमन था, उसके इफेक्ट्स कॉमन थे, क्या उसकी सोशल डिजायरेबिलिटी क्या थी, क्या वो हाई था या लो था। तो उसके बेसिस पर अगर ये लो है, सोशल डिजायरेबिलिटी है, इसके इफेक्ट्स कॉमन नहीं है, ये फोर्सड नहीं है, ये फ्रीली चोजन है, तो ये चीज जो है हम कहते हैं कि ये बिहेवियर इसके अपनी स्केल ट्रेट्स की वजह से है। तो आज आपने ये जो समाजी तर्ज अमल है, जो सोशल बिहेवियर है, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हासिल की। जैसे आपने सोशल कॉग्निशंस को समझा, जैसे आपने स्कीमास को समझा, तो उम्मीद है कि आप की समझ में ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें जो भी हमने आज डिस्कस की, वो समझ आ चुकी होंगी। उनकी जो तफसील है आपने, इनकी जो तस्वुरात है वो जाने आपने। एट्रिब्यूशन होता क्या है, इंप्रेशन फॉर्मेशन क्या होता है, पर्सन परसेप्शन क्या होता है, ये एरर्स कैसे करते हैं इंसान, ये जो साइकोलॉजिकल फिनोमेना है ये कैसे वर्क करता है। तो फिलहाल के लिए आज इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में, या जो आपका अब अगला इसका जो मौजू होगा उसके साथ, वो हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जो सोशल साइकोलॉजी से ही रिलेटेड हो।